गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन। देखिए हमने 10 प्रिपरेशन पहले देख ली थी, 1 से लेके 10 जो बनाने की विधियां हैं वो हमने देख ली थी, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन 10 हमारे कवर हो चुके थे। अब यहाँ पे दो हम और मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। और हाँ, प्लीज़ हमारे लेसन को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कोरे हाउस सिंथेसिस की तरफ, यानी अपनी सम इम्पोर्टेंट मेथड में पहली जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है कोरे हाउस सिंथेसिस। हम देखिए आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? एल्केन। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। यानी हमें उत्पाद क्या मिलना चाहिए? एल्केन मिलना चाहिए। हमारा काम क्या है? एल्केन को बनाना। अब देखिए आप लोग, कोरे हाउस सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? एक लेते हैं आरक्स। क्या लेते हैं? आरक्स। ले लिया हमने आरक्स, यानी ये हो गया एल्किल हैलाइड। क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या लिया जाता है अभिकारक या सबस्ट्रेट के रूप में, तो आप क्या बोलोगे? एल्किल हैलाइड लिया जाता है। फिर देखिए ये जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड को लिथियम की उपस्थिति में रखा जाता है। किसकी उपस्थिति में? लिथियम की उपस्थिति में। और साथ में क्या होता है? कॉपर हैलाइड। क्या होता है? कॉपर हैलाइड। और क्या होता है यहाँ पे? और होता है R-X। क्या होता है? R-X। अब यहाँ पे R-X क्या है? ये भी एक एल्किल हैलाइड है। ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड है। अब देखिए ये भी एल्किल हैलाइड था, ये भी एल्किल हैलाइड है। अब देखिए यहाँ पे जो आर है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये आर है जो कुछ भी हो सकता है, मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। देखिए ये वाला आर मान लीजिए हमने लिया CH3X, ये लिया, और ये वाला आर मान लीजिए हमने C2H5 और ये X लिया। अब जरूरी नहीं है कि ये आर CH3 और ये आर C2H5, यानी ये आर और ये आर अलग अलग ही हो। यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड लेते हैं वो हम सेम भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम RCH3, ये आर है, इस आर की जगह CH3 भी ले सकते हैं, या कोई अलग C2H5 भी ले सकते हैं। यानी या तो ये सेम ही ले सकते हैं या इससे ये थोड़ा अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हम क्या लिखेंगे कि हियर एल्किल हैलाइड सेम और डिफरेंट इन बोथ सिचुएशन। यानी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एल्किल हैलाइड हमने लिया है वो दोनों सिचुएशन में या तो सेम हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। अब देखिए यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस आर और इस आर को पकड़ लेते हैं और ऐड करके इधर प्रोडक्ट के रूप में रख लेते हैं। तो क्या बना हमारा प्रोडक्ट? आर और ये R-। तो देखिए ये क्या बन गई? एक एल्केन बन गई। क्या बन गई? ये एल्केन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बन गई एल्केन। फिर देखिए ये एलाई था और ये क्या था? हैलाइड। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? LiX। तो इस वे में आपको क्या करनी है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो है फ्रॉम मेटल कार्बाइड। आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब है फ्रॉम मेटल कार्बाइड। सबसे पहले आप लोगों को मेटल कार्बाइड ध्यान होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए? मेटल कार्बाइड। देखिए मेटल कार्बाइड ऐसे कार्बाइड होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं? मेटल प्लस कार्बन से। किससे बने हुए होते हैं? मेटल
प्लस कार्बन से बने हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और इन्हें हम क्या बोल देते हैं, मेटल कार्बाइड। तो देखिए मेटल कार्बाइड यहाँ पे एक होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड और एक होता है बेरिलियम कार्बाइड। तो दो प्रकार के हमने कार्बाइड लिए और इन दोनों की रिएक्शन हमें देखनी है और हमें पता लगाना है कि इन दोनों की अभिक्रिया अगर हम करा देते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे जो ये एल्यूमिनियम कार्बाइड था, क्या है ये एल्यूमिनियम कार्बाइड, जल्दी से साथ के साथ उतारते रहिए आप लोग, जल्दी से उतारिए। और ये क्या है आपका बेरिलियम कार्बाइड है। हम क्या करते हैं यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं 12 मॉलिक्यूल H2O की। कितने मॉलिक्यूल H2O की, 12 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं 4 मॉलिक्यूल H2O की। अब देखिए आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, चाहे आप एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लीजिए चाहे आप बेरिलियम कार्बाइड ले लीजिए, हमेशा जो उत्पाद बनेगा वो मेथेन बनेगा। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, उत्पाद हमेशा क्या बनेगा, मेथेन ही बनेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुई, गर्म कर दीजिए इसे, ये गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिली, मेथेन मिली। क्या मिली, मेथेन मिली। और कितने मोल मिली, 3 मोल। और इधर हम रिएक्शन कराएंगे तो मेथेन मिली 1 मोल। कितने मोल मिली, 1 मोल। फिर देखिए साथ में और क्या निकला, ये एल्यूमिनियम था तो ये हाइड्रोक्साइड के रूप में निकल गया AlOH3, ये हो गया। और ये बेरिलियम भी हाइड्रोक्साइड के रूप में BeOH2 के रूप में बाहर निकल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, हाँ। तो देखिए उतार लीजिए आप जल्दी से, बस ध्यान रखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड लो चाहे बेरिलियम कार्बाइड लो, बनना हमेशा क्या है, मेथेन। ये क्या है, मेथेन, बनेगा हमेशा मेथेन ही। बट ये ध्यान रखना एल्यूमिनियम से मेथेन कितना बन रहा है, एल्यूमिनियम से मेथेन कितना बन रहा है, कितना बन रहा है जल्दी बताइए, कितना बन रहा है, 3 मोल। और बेरिलियम से मेथेन कितना बन रहा है, 1 मोल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने रिएक्शन करवाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये जल्दी से उतार लो फटाफट से। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मिटा दे, चलिए। तो देखिए ये होती है हमारे यहाँ पे कोरे हाउस सिंथेसिस और मेटल कार्बाइड। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये वाली है। और एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ICR में पूछा गया है कि मेटल कार्बाइड से क्या बनता है। मैथ एक प्रूफ दे दिया तो आपको ध्यान रखना है क्या बनता है, मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन बनता है। तो देखिए ये होती है हमारी पूरी की पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधियां फिनिश हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी एल्केन के भौतिक गुण क्या क्या हैं। देखिए बन तो गया अपना एल्केन, अब क्या बन गया, हमारा एल्केन बन गया। अब इस एल्केन की टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि ये एल्केन कैसा है, ये कितने डिग्री पे गर्म होगा, ये कितने डिग्री पे पिघलेगा, ये कैसा है, ये कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को बनाओ, तो हमने बना लिया। अब काम क्या है, उसकी टेस्टिंग करना। तो अब हमें टेस्ट करके देखना है कि इसके फिजिकल गुण क्या क्या हैं, ये कैसा दिखता है, कितने डिग्री पे गर्म होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होगा। देखिए अब हम चलते हैं एल्केन में। अगला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप हेडिंग लगा लीजिए, भौतिक एवं रासायनिक गुण। किसके पढ़ रहे हैं, एल्केन के। देखिए अब हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में से हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो पहली हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टी, हिंदी वाले लिखिए
भौतिक गुण। क्या लिखेंगे? भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इन दो टर्म का आप पहले मीनिंग समझिए। देखिए भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण का मतलब होता है जो हमें बाहरी भाग से दिखाई दे। जैसे हमने एल्केन को गर्म किया तो हम उसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं कितने पे गर्म हुआ। फिर अगर वो पिघला तो कितने पे पिघला वो हम नोट कर सकते हैं। फिर वो घुला या नहीं घुला, यानी सोल्यूबल है या नहीं है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। यानी जो हम बाह्य भाग से चेक कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल गुण। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए नाम आ गया केमिकल। केमिकल का मतलब इसमें सारी रिएक्शन होगी। क्या होगी? रिएक्शन। वो हम बाह्यतम रूप से नहीं देख सकते, अपन को रिएक्शन करवा के ही देखना पड़ेगा। और उसमें भी पता नहीं चलेगा कि क्या हवा के साथ रिएक्शन हुई है, क्या पानी के साथ रिएक्शन हुई है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब उसका रिजल्ट आएगा कि देखिए इसका कलर चेंज हुआ है, इसमें ऐसा ऐसा हुआ है। यानी हमें फाइनली पता कब चलेगा? जब उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। यानी केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस कि एल्केन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, एल्केन क्या वाटर के साथ करता है या नहीं करता है, एल्केन ईथर वगैरह के साथ करता है या नहीं करता है, एल्केन अदर मेटल्स के साथ करता है या नहीं करता है। वो सारी रिएक्शंस हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी में ओनली हमें देखना है सोल्यूबल, टेम्परेचर, ये वो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। क्या है? सोल्यूबिलिटी। हिंदी वाले लिखिए विलेयता। क्या लिखेंगे? विलेयता। देखिए सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घोलना। सिंपल लैंग्वेज में क्या है? घोलना। कोई भी आप कंपाउंड लो और उसे घोलो। अब आप घोल किस में रहे हो वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप पानी में घोल रहे हैं, देखिए सोल्यूबिलिटी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पानी में घोल रहे हैं और एक आप बेंजीन में घोल रहे हैं, ओके, आपका कोई ए कंपाउंड है। क्या है? कोई ए कंपाउंड है। देखिए इस ए कंपाउंड को आपने पानी में घोला और इस ए कंपाउंड को आपने बेंजीन में घोल दिया। आप लोग जानते हैं जो पानी होता है H2O होता है वो पोलर होता है, H प्लस OH माइनस। ये क्या बन गए? प्लस और माइनस, दो पोल बन गए, इसलिए ये क्या हो गया? पोलर। यानी पानी क्या होता है? ध्रुवीय। क्या आप बेंजीन में कभी बना सकते हो प्लस माइनस? नहीं, बेंजीन तो ऐसे ही रहता है। यानी यहाँ पे पोल नहीं बने तो बेंजीन क्या है? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि ये जो ए है वो इसमें घुलेगा या ये ए इसमें घुलेगा, ये बात आती है। तो देखिए अब हमें घोलने की विधि को सीखना है, घोलने के मेथड को सीखना है। देखिए ये हमने देखा। अब एक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है, वो ध्यान रखना। क्या? पोलर पोलर में घुलता है। क्या है? पोलर पोलर में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। और नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा। बस ये आपको मंत्र ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या बोला मैंने? कि पोलर पोलर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा। पोलर क्या होता है समझ में आ गया? जो प्लस माइनस में टूटे, और नॉन पोलर जो प्लस माइनस में नहीं टूटे। अब देखिए क्या बात करनी है हमें। अगर आपको पोलर प्लस नॉन पोलर दे दे तो क्या होगा? मान लीजिए आपको दे दिया पोलर दे दिया और एक दे दिया नॉन पोलर, तो बताओ वो घुलेगा या नहीं घुलेगा? वो नहीं घुलेगा, क्योंकि पोलर पोलर में ही घुलेगा और नॉन पोलर में ही घुलेगा। यानी सेम सेम में घुलता है, सेम सेम में घुलता है, समान समान में घुलने का नियम है ये। तो पोलर और नॉन पोलर दे दिया तो आप क्या लिखोगे? नॉन सोल्यूबल। क्या लिखोगे? नॉन सोल्यूबल। तो आ गया आप लोगों को समझ में? नॉन सोल्यूबल। अब देखिए बात आती है कि ये हमें समझ में आया समान समान को घोलना, और ये इसे नहीं घोलेगा। अब देखिए ये तो पता है हमें पोलर है, ये भी पता है हमें नॉन पोलर है, बट अभी हमें ये नहीं पता
कि ये क्या है, ये पता होगा पोलर या नॉन पोलर, तभी तो हमें लगा कि पोलर पोलर में और नॉन पोलर में। मान लीजिए हमने लिया है यहाँ पे एल्केन, अपना क्या चल रहा है एल्केन, तो इस ए की जगह अपन ने क्या ले लिया एल्केन, क्या ले लिया एल्केन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अब आप बताइए जो एल्केन होता है वो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? कभी आपने एल्केन को ऐसे प्लस माइनस में देखा है क्या? मान लीजिए एल्केन लिया हमने, क्या इसे कभी प्लस माइनस में टूटते देखा है? नहीं देखा है। इसका मतलब ये एल्केन क्या है, जो एल्केन होती है वो नॉन पोलर। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब एल्केन क्या हो गई नॉन पोलर, एल्केन क्या हो गई नॉन पोलर। तो बताइए सोल्यूबल किस में होगी एल्केन, यानी एल्केन किस में घुलेगी? जल्दी से बताइए, आंसर दे दीजिए फटाफट। ये एल्केन किस में घुलेगी, पानी में घुलेगी या बेंजीन में घुलेगी? जल्दी से आंसर दो फास्ट, किस में घुलेगी? देखिए नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही सोल्यूबल है, नॉन पोलर में ही सोल्यूबल है। इट मीन एल्केन बेंजीन में घुलेगी। किस में घुलेगी? बेंजीन में घुलेगी। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि एल्केन इज नॉट सोल्यूबल इन H2O, एल्केन इज नॉट सोल्यूबल इन पोलर सॉल्यूशन बट एल्केन इज सोल्यूबल इन बेंजीन। बेंजीन के साथ एक और कंपाउंड आता है CCl4 और एक और कंपाउंड आता है ईथर। इन तीनों में ये घुल सकती है क्योंकि ये तीनों ही क्या है नॉन पोलर है। तो आप क्या लिखोगे? एल्केन इज सोल्यूबल इन बेंजीन, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर, but alkane is not soluble in H2O because H2O is polar solvent while benzene, CCl4 and ether is non-polar solvent. We know that non-polar is soluble in non-polar. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एल्केन किस में घुलेगा? बेंजीन, CCl4 और ईथर में ही घुलेगा, ऐसे नहीं घुलेगा H2O में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ये इंपॉर्टेंट करके लिख देना कि जो एल्केन होता है वो बेंजीन, CCl4, ईथर में घुल सकता है, बाकी इनमें नहीं घुलेगा H2O वगैरह में। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी है हेडिंग लगाइए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आपको पता होगा, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है। देखिए एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट की हमें बात करनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो आप क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप सोचिए, एक आपने इतना सा कंपाउंड ले रखा है और एक बहुत ही भारी कंपाउंड ले रखा है, बहुत ही क्या है भारी। आप इसे गर्म करोगे और एक आप इसे गर्म करोगे, तो बताओ जल्दी से भाप बन के कौन उड़ेगा? जिसका भार कम है तो ये तो फटाफट से भाप बन जाएगा, लेकिन ये इतना आसानी से गर्म नहीं होगा।
तो इसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया पेंटेन, आपको ही बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। पेंटेन, हमने लिया हेक्सेन और हमने लिया हेप्टेन। ओके, क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, क्वथनांक का ऑर्डर लिखो। जल्दी से बताइए क्या होगा। पहला हमने क्या बोला है, जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब मोलिकुलर वेट कब ज़्यादा होगा, जब उसमें एटम ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए पेंटेन में कितने एटम हैं, पेंटेन में कितने एटम होते हैं, कार्बन 5। इसमें कितना होता है, कार्बन 6। हेप्टेन में कितना होता है, कार्बन 7। फिर आप हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, CnH2n+2 से लिख सकते हैं ना। 5 है तो 5 10 12 कितना हो गया, 12। यहाँ पे कितना होगा, हेक्सेन में कितना होगा, हेक्सेन में 6 12 14 कितना होगा, 14। और 7 में कितना होगा, 14 to 16। तो देखिए ये हो गया फॉर्मूलाज। देखिए यहाँ पे एटम 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 16 है। यानी जितना ज़्यादा एटम होगा उतना ही ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा, ये हम जानते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा एटम किस में है, हेप्टेन में। तो हेप्टेन का मोलिकुलर वेट भी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए इसका मोलिकुलर वेट थोड़ा सा कम है और इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है, और जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम। जिसका मोलिकुलर वेट सबसे हाई उसका ये बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे हाई। तो देखिए इस वे में हमने क्या लिख लिया, बॉइलिंग पॉइंट को लिख लिया। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फिर देखिए सेकंड पॉइंट और आता है बॉइलिंग पॉइंट का। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। एक पॉइंट और आता है बॉइलिंग पॉइंट का। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, यानी शाखा के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, यानी हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज़्यादा शाखा होगी कार्बन चेन में, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। अब ब्रांचिंग समझाइए। तो देखिए हम आप लोगों को समझाते हैं ब्रांचिंग। देखिए मान लीजिए हमने लिया, ये हमने क्या ले लिया, पेंटेन ले लिया। क्या ले लिया, पेंटेन। 1 2 3 4 5, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो ये हमने क्या ले लिया, पेंटेन। और ये पेंटेन एक सीधी ब्रांच में है तो हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल पेंटेन, यानी एन पेंटेन हो गया। अब देखिए हम एन पेंटेन से आगे आइसो पेंटेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आइसो पेंटेन। तो समझिएगा आप लोग। देखिए ये हमने क्या ले लिया, आइसो पेंटेन। ये क्या है, आइसो पेंटेन। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर देखिए हम ले लेते हैं नियोपेंटेन। क्या ले लेते हैं हम, नियोपेंटेन। समझना है आप लोगों को, शाखा बना रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने क्या लिया है, नियोपेंटेन। देखिए आप लोग यहाँ पे कोई भी शाखा नहीं थी, यहाँ पे एक शाखा है और यहाँ पे 2 शाखा है। मान लीजिए हमने ये मेन ये शाखा सेलेक्ट करी तो ये 2 शाखा है। इधर मान लीजिए मेन हमने ये सिलेक्ट करी तो 1 शाखा है, और इधर हमने मेन ये सिलेक्ट करी तो ये पूरी की पूरी शाखा है। तो देखिए शाखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 2 ब्रांचिंग है, 1 ब्रांचिंग, और यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो हमने क्या बोला, जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ब्रांचिंग यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फिर यहाँ पे थोड़ी
ब्रांचिंग कम है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे ब्रांचिंग है ही नहीं यानी ब्रांचिंग बहुत ही कम है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इस वे में आपको ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप उतार लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट जल्दी करिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों ने उतार भी लिया होगा। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या स्टार्ट करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? मेल्टिंग पॉइंट। देखिए थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी आप जानते हैं। अब समझना है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं? एल्केन। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। हमें क्या करना है? एल्केन के अंदर देखना है मेल्टिंग पॉइंट को कि कैसे इंक्रीज होता है या कैसे डिक्रीज होता है। देखिए जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे वैसे हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखेंगे, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो रेगुलर नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इरेगुलर, यानी इसकी मनमर्जी करता है, ये कभी भी इंक्रीज हो जाता है और कभी भी डिक्रीज हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इरेगुलर। जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे वैसे पढ़ना बहुत ही गलत है। तो कैसे पढ़े? तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ऑड नंबर ऑफ कार्बन यानी विषम संख्या में कार्बन एटम। और एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सम संख्या में कार्बन परमाणु। अब देखिए ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन एटम 5 हो सकता है, कार्बन एटम 7 हो सकता है, कार्बन एटम 9 हो सकता है, कार्बन एटम 3 हो सकता है। इवन संख्या मतलब C2, C4, C6, C8। समझ में आ गया? ओड एंड इवन। अब देखिए क्या होगा जब हम C5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने C5 लिया और यहाँ पे हमने C6 लिया। तो देखिए C5 कार्बन हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हमने लिए। यहाँ पे हमें 6 कार्बन लेने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिया। और आपसे पूछा गया मेल्टिंग पॉइंट बताइए। क्या बताइए? मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट में मैंने क्या बोला, क्या बात ध्यान रखनी है? ओनली ओड और इवन ध्यान रखना है। जहाँ पे ओड और इवन कार्बन आपको मिल जाए सीधा सा ध्यान रखना इवन का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा। इवन का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? हाई होगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये C6 है, और 1 2 3 4 5 ये C5 है। और क्या बोला था मैंने? इवन नंबर सम संख्या वाला मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक सबसे ज्यादा होता है, तो दोनों में से किसका ज्यादा होगा? C6 का ज्यादा होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो इवन नंबर है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों हुआ वो आप समझिए थोड़ा सा। क्या होता है जब कार्बन इवन नंबर के अंदर होता है? क्या होता है? इवन नंबर के अंदर अगर कार्बन होता है तो वो रेगुलर अरेंज होता है। वो कार्बन क्या होते हैं? रेगुलर अरेंज होते हैं। रेगुलर अरेंज होने के कारण उनका जो लैटिस होता है, जो जाल होता है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। लैटिस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से बॉन्डिंग भी क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और आप लोग जानते हैं बॉन्डिंग जब स्ट्रॉन्ग होगी तो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है और तोड़ने में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पे इवन में क्या लगता है? टेम्परेचर ज़्यादा। सो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो आपको इतना रीजन ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमें ओनली क्वेश्चन सॉल्व करने से ही मतलब है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इवन वाला दिखते ही मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देना है? आपको ज़्यादा कर देना है। तो आज के लेक्चर
लेक्चर में हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा का पूरा हो जाता है कवर। अब हम कल के लेक्चर में लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे जो चैनल को लाइक कर दो, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को शेयर कर दो। आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। थैंक यू बच्चों।